Morning, student. Today, I will teach you function of central bank. In previous class, we have seen the credit creation of commercial bank, and now the last topic of this chapter is function of central bank. What is the function of central bank? Then first function is bankers to the government, and second function is bankers bank. Third one is lender of the last resort, and fourth one is custodian of foreign exchange, and fifth one is clearing house. Next, controller of money supply and credit, and next bank of issuing notes. Then what is this banker to the government? ओके तो हमारा जो सेंट्रल बैंक होता है, अगर इंडिया की बात करी जाएगी तो इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई को कहा जाता है। क्लियर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही हमारा सेंट्रल बैंक कहा जाता है। और ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये गवर्नमेंट का बैंक होता है। गवर्नमेंट के जो भी करंट अकाउंट्स होते हैं वो इसी सेंट्रल बैंक में होते हैं और वो गवर्नमेंट के बैंक की तरह काम करता है, यानी कि उसका पैसा जमा करता है और उसके लिए उस पैसा देता है। क्लियर है? सेकंड है बैंकर्स बैंक। हमारा जो सेंट्रल बैंक अर्थात आरबीआई है वो जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं इंडिया में, प्रेजेंट टाइम में 12 कॉमर्शियल बैंक हैं, तो सभी कॉमर्शियल बैंक का ये हेड बैंक होता है और ये उन कॉमर्शियल बैंक के ऊपर सुपरविजन करता है, उनके ऊपर ये रेगुलेशन करता है, ये उनके लिए रूल्स बनाता है और उन रूल्स को फॉलो करना, जो आरबीआई रूल्स बनाता है, आरबीआई के रूल्स को फॉलो करता है कॉमर्शियल बैंक। इसलिए इस आरबीआई को या सेंट्रल बैंक को बैंकर्स बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। अगर कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक किसके अंडर में आता है? सेंट्रल बैंक के अंडर में आता है। हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई है। तो अगर कोई कॉमर्शियल बैंक है और वो किसी भी रीजन से अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मिट आउट नहीं कर पा रहा, मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटीज को फुलफिल नहीं कर पा रहा थ्रू लैकनेस ऑफ मनी, पैसे की कमी के कारण, पैसा की कमी किसी भी वजह से हो सकता है, वो क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पाया, उसके पास बहुत ज्यादा डिपॉजिट नहीं आया या जो डिपॉजिट आया वो एनपीए में परफॉर्म हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब है वो हायर क्लास में आप पढ़ेंगे कि अगर कोई बारो करता है, बैंक से अगर कोई कर्ज लेता है और वो उसे नहीं चुका पाता है तो वो बैंक का एनपीए कहलाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाता है। तो किसी भी कारण से अगर बैंक के पास पैसा नहीं है अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मिट आउट करने के लिए, तो उस कंडीशन में आरबीआई उसे मनी अवेलेबल कराता है। इसलिए इस आरबीआई को, इस सेंट्रल बैंक को लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट भी कहा जाता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, यानी कि फॉरेन की बहुत सारी करेंसी है, उस करेंसी में व्यापार होता है। जैसे अगर हमने मान लीजिए अमेरिका को कोई सामान एक्सपोर्ट किया तो अमेरिका हमें उस एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में पैसा पे करेगा। वो पैसा किस में पे करेगा? वो हमें डॉलर में पे करेगा। तो हमारे पास डॉलर आया। ऐसे ही हम यूरोपियन कंट्री को अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो यूरोपियन कंट्री हमें क्या करेंगे? पाउंड में पे करेंगे। तो डॉलर और पाउंड में जो पे होगा तो फिर वो इंडिया में आएगा। अब वो डॉलर की वैल्यू क्या होगी इंडिया में? उस पाउंड की वैल्यू क्या होगी इंडिया में? आरबीआई उसके एक्सचेंज रेट का कस्टोडियन होता है। आरबीआई ही उसे आरबीआई ही बताता है कि डॉलर की वैल्यू कितनी होगी और पाउंड की वैल्यू कितनी होगी या किसी भी मनी की वैल्यू कितनी होगी। ये मनी की वैल्यू बताएगा कैसे? अपने मन से
बता देगा कि इतनी हो जाएगी, नहीं। उसमें भी डिमांड एंड सप्लाई का रूल करता है कि अगर डॉलर बहुत ज्यादा मात्रा में डिमांड करी जा रही है और सप्लाई उसका कम है तो ऑब्वियसली उसका रेट इंक्रीज कर जाएगा। वो यहां टॉपिक में नहीं है, इसलिए उसको जानने की जरूरत नहीं है। यहां पर सिर्फ ये है कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज हमारा होता है उसका कस्टोडियन कौन होता है? हमारा सेंट्रल बैंक होता है। क्लियर है? नेक्स्ट वन, क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस क्या है भाई? अभी मैंने आपको बताया कि राइट नाउ हमारे कंट्री में 12 कॉमर्शियल बैंक है। अब 12 कॉमर्शियल बैंक है, एक बैंक जो है उसके पास किसी ने चेक दिया दूसरे बैंक का। अब दूसरे बैंक का चेक किसी एक बैंक में जमा हुआ तो फिर आता है कि ये वाला जो दूसरे बैंक का चेक है, और इसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक में यूनियन बैंक का चेक लगा। यूनियन बैंक का चेक पंजाब नेशनल बैंक में लगा कि भैया ये हमारा यूनियन बैंक का पैसा है, इसे आप पीएनबी में जमा करो। या और बढ़िया से एग्जांपल, मैं हूं भानु सर। भानु सर ने हमें यूनियन बैंक का एक चेक दिया और मेरा अकाउंट पीएनबी में है, तो मैं उनके चेक को अपने पीएनबी के अकाउंट में लगा दूंगा। यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चेक कहां पे लगाऊंगा? पंजाब नेशनल बैंक में। अब पंजाब नेशनल बैंक के पास जब चेक आएगा मेरे अकाउंट में पैसा जमा करने के लिए, तो पंजाब नेशनल बैंक यूनियन बैंक को कंसल्ट करेगा कि भैया हमारा आपके यहां से इतने रुपए का चेक काटा गया, आप मुझे दीजिए। तो यूनियन बैंक बदमाशी कर सकता है, कह सकता है काहे का पैसा, हम नहीं देंगे। तो इसके लिए आरबीआई क्लियरिंग हाउस, यानी कि जो भी चेक होते हैं उन चेक्स के क्लियर के लिए क्लियरिंग हाउस का काम करता है। यानी कि अगर यूबीआई का चेक पीएनबी में लगा हुआ है तो ये पीएनबी को मिलना चाहिए, ये क्लियरिंग हाउस के रूप में आरबीआई काम करता है। यानी कि कोई बैंक दूसरे बैंक को मना नहीं कर सकता कि नहीं मेरा चेक नहीं है या हम पैसा आपको नहीं देंगे। आरबीआई क्लियरिंग हाउस के रूप में काम करते हुए जिस भी बैंक का चेक होगा दूसरे बैंक में लगा होगा उसे इमीडिएट वो ट्रांसफर करने का काम करती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सर हमारे देवरिया शहर में क्या आरबीआई का कोई ब्रांच है क्या जो क्लियरिंग हाउस के रूप में काम करता है? तो नहीं, आरबीआई का हमारे यहां कोई ब्रांच नहीं है। आरबीआई अपने बिहाफ पे एक बैंक को ये काम करने के लिए रिक्रूट कर देती है, और जहां पे आरबीआई की ब्रांचेस नहीं है वहां पर आरबीआई की जगह पे एसबीआई क्लियरिंग हाउस के रूप में काम करता है। क्लियर है? क्योंकि आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑथराइज किया है कि आप क्लियरिंग हाउस का काम देखिए, और वो क्लियरिंग हाउस का काम देखते हुए एक दूसरे के बैंक में जो चेक आए रहते हैं उसको क्लियर करते हुए अमाउंट को उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है? अब आते हैं कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको अभी बताते हैं। बैंक इशूइंग नोट्स, आरबीआई जो है ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट नोट को इशू करती है। क्लियर है? जो भी हमारी करेंसी होती है उसको इशू कौन करता है? आरबीआई करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है? गवर्नमेंट उनसे कहती है कि इतना करेंसी आप इशू कीजिए, तो वो इतना करेंसी इशू करते हैं। करेंसी इशू करने के लिए उनको एक अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट है उसको अपने पास रखना होगा। यानी कि कोई भी करेंसी अगर वो प्रिंट करने जा रही हैं तो उन्हें 200 करोड़ के वैल्यू को अपने यहां जमा करना होगा। इसमें 115 करोड़ का ये गोल्ड रखते हैं। यानी कि कोई भी अगर करेंसी वो प्रिंट करने जा रहे हैं तो उनको मिनिमम इतना अमाउंट का कोई भी एसेट, मतलब इतना अमाउंट का कुछ भी अपने पास रखना होगा, तभी वो करेंसी जारी कर सकते हैं। इसमें 115 का गोल्ड रखना होगा, रस्ट अमाउंट का वो डॉलर रख सकते हैं, पाउंड रख सकते हैं,
IMF का SDR रख सकते हैं, जो अभी आपके क्लास में नहीं है, वो हायर क्लास में है, यहां इतना जान जाइए। तो बैंक RBI जो है, सेंट्रल बैंक क्या है, वो करेंसी को भी इशू करती है। अब आते हैं ये एक टॉपिक, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। RBI का एक फंक्शन है कि वो हमारे इंडिया में मनी की लिक्विडिटी जो होती है, उस लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि अगर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ गया है, बहुत ज्यादा मनी फ्लो कर रहा है, तो जब पैसा बहुत ज्यादा रहेगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और जब पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी तो उससे खरीदे जाने वाले कमोडिटीज की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। जब मनी की वैल्यू कम हो जाती है और कमोडिटीज की वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। और इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी में होना जरूरी है, बट वो जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर इकोनॉमी के लिए वो हार्मफुल हो जाता है। तो इसलिए हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ना हो, हमारे करेंसी की वैल्यू बहुत डिक्लाइन ना करे, इसके लिए RBI उस मनी सप्लाई पे कंट्रोल करती है। और कंट्रोल करने के लिए ये क्या करती है, हर 3 मंथ्स पे क्वार्टरली ये मॉनेटरी पॉलिसी इशू करती है। और इस मॉनेटरी पॉलिसी में वो CRR, SLR, रेपो, रिवर्स रेपो, इनका रेट फिक्स करती है। रेट फिक्स करके वो मार्केट में मनी की जो लिक्विडिटी है, मनी की जो सप्लाई है, उसको वो कंट्रोल करती है। इसके रेट फिक्स करने से कैसे लिक्विडिटी कंट्रोल होएगा, तो हम आपको CRR और SLR मनी क्रिएशन में बता चुके हैं, यहां फिर बताते हैं। इसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या है कि RBI कहती है कि CRR और SLR लीगल रिजर्व रेशियो होते हैं, जो बैंक्स के लिए, कॉमर्शियल बैंक के लिए कंपलसरी होते हैं। तो CRR का एक परसेंटेज वो फिक्स करती है कि मान लेते हैं कि इस समय 4% CRR उसने फिक्स किया। इट मींस कि कॉमर्शियल बैंक का आपने टोटल डिपॉजिट का 4% कैश रिजर्व रखना होगा, और वो भी कैश रिजर्व, ये 4% जो होगा वो कमर्शियल बैंक के टोटल डिपॉजिट का होगा। और ये कहां रखना होगा, क्या कमर्शियल बैंक अपने पास कैश के रूप में रखेंगे? नहीं, इसे RBI के पास रखेंगे, मींस सेंट्रल बैंक के पास जमा करना होगा। तो जब ये रेट RBI इंक्रीज करेगी तो जितना डिपॉजिट होगा उसका एक सर्टेन अमाउंट, अगर ये 10% कर देती है, मान लेते हैं इसने 10% RBI ने कर दिया, तो मार्केट से पैसा को इसने सक कर लिया ना भाई, क्योंकि ये 10% कहां जमा होगा, RBI के पास जमा होगा। तो मार्केट में जो लिक्विडिटी थी, मार्केट में बहुत एक्सेस पैसा चला गया था, उस पैसे में से एक सर्टेन अमाउंट को अपने यहां RBI ने मंगा लिया ना, यानी कि लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो इसके परसेंटेज को प्लस माइनस करके वो लिक्विडिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करती रहती है। तो CRR कैश रिजर्व रेशियो हर कॉमर्शियल बैंक के लिए कंपलसरी है कि वो जो भी परसेंटेज RBI डिसाइड करती है, उतना परसेंट RBI के पास कैश रिजर्व रेशियो के रूप में कॉमर्शियल बैंक को रखना होगा। SLR क्या है? SLR है स्टैट्यूटरी लीगल रिजर्व, ठीक है, लिक्विडिटी रिजर्व। इसमें क्या है कि एक सर्टेन अमाउंट, इस समय 19.5% है, इतना अमाउंट बैंक को अपने पास लिक्विड के रूप में, यानी कि कैश के रूप में या सिक्योरिटी के रूप में बैंक को अपने पास रखना होगा। और ये 19.5 किसका? जो भी कॉमर्शियल बैंक के पास टोटल डिपॉजिट है। अब आते हैं
प्रीवियस क्लास में कुछ बच्चों ने हमसे मैसेज करके पूछा था कि क्या ये जो 4% सीआरआर है या 19.5% एसएलआर है, ये क्या सारे बैंक्स के लिए है? हाँ। क्यों सारे बैंक के लिए? क्योंकि ये बैंकर्स ऑफ बैंक है। आरबीआई अगर कोई भी रूल बनाता है तो वो किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं बनाता है। आरबीआई का कोई भी रूल सारे कॉमर्शियल बैंक के लिए एक समान होते हैं। तो जो भी वो रेट डिसाइड करता है, चाहे वो सीआरआर का हो चाहे एसएलआर का हो, वो रेट सारे बैंक के लिए एप्लीकेबल होएगा। क्लियर है? तो ये जो एसएलआर है, एसएलआर में 19.5% अगर इसने रखा हुआ है तो इतना परसेंट या तो कैश के रूप में रखेंगे या गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है उस सिक्योरिटी के रूप में रखेंगे। क्लियर है? अब आते हैं रेपो। रेपो क्या है? तो रेपो है रीपर्चेज ऑफर। रीपर्चेज ऑफर का मतलब क्या है कि आरबीआई गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत होती है तो वो बॉन्ड जारी करती है। उस बॉन्ड को सिक्योरिटी बोला जाता है। और जैसे मान लीजिए कि आरबीआई गवर्नमेंट को 100 रुपए की जरूरत है तो वो सिक्योरिटी 100 रुपए की जारी करेगी। और वो सिक्योरिटी कौन खरीदेगा? बैंक्स खरीदते हैं और आम इंसान भी खरीद सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो इस 100 रुपए की अगर उसे जरूरत है तो वो इसके लिए एक 100 रुपए की सिक्योरिटी जारी करेगी और कहेगी ये सिक्योरिटी हम आपको 90 रुपीज में प्रोवाइड कर रहे हैं और हम आपको इस शर्त पे ये सिक्योरिटी दे रहे हैं। रीपर्चेज ऑफर मींस कि हम आपको फिर से ये सिक्योरिटी जो हमने आपको बेचा हुआ है उसे रीपर्चेज कर लेंगे और आपने इसे 90 रुपीज में खरीदा था और इसकी फेस वैल्यू 100 है। हम आपसे जब खरीदेंगे तो आपको 100 रुपीज पे करेंगे। क्लियर है? यानी कि बैंक को आरबीआई उधार देती है, पैसा देती है। क्लियर है? किस पे? सिक्योरिटी के अगेंस्ट में। अब बहुत सारी सिक्योरिटी, यहां भी सिक्योरिटी बैंक ने ले रखा है। तो आरबीआई के पास कोई भी बैंक जाएगा और कहेगा कि मुझे कुछ पैसा चाहिए, तो वो क्या करेगा? आरबीआई कहेगा कि भैया ठीक है, कोई सिक्योरिटी है तुम्हारे पास, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखे हो? तो वो कहेंगे हाँ मेरे पास 100 करोड़ की गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है। तो वो 100 करोड़ रुपया आरबीआई रख लेगा और आरबीआई कहेगा कि हम 100 करोड़ रुपए आपको कैश दे रहे हैं बट इस पे हमको 4% इंटरेस्ट चाहिए और जब तक आप इसको रीपर्चेज नहीं कर ले रहे हो तब तक आप हमें उतने अमाउंट का 4% देते रहेंगे। यानी कि आरबीआई से कोई कॉमर्शियल बैंक लोन लेता है तो उसे रेपो कहते हैं और उस रेपो का एक रेट फिक्स किया जाता है जिससे वो मार्केट में लिक्विडिटी कंट्रोल करता है। रिवर्स रेपो क्या है? रिवर्स रेपो यह है कि कभी कभी आरबीआई को भी पैसे की जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट के लिए, अपने लिए नहीं, गवर्नमेंट को कभी पैसे की जरूरत पड़ी तो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से पैसा उधार लेती है और जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से पैसा उधार लेगी तो उसे रिवर्स रेपो कहते हैं और ये इसका भी एक रेट फिक्स होगा और वो रेट हमेशा रेपो से कम होगा। यानी कि कॉमर्शियल बैंक जिस पर आरबीआई से उधार लेती है उस रेट से कम रेट पर हमेशा आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से बारोइंग करती है। क्लियर है? तो यहां पर इन सारे चीजों से आरबीआई लिक्विडिटी को, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। क्लियर है? इससे रिलेटेड और कोई भी आपको दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछिएगा। आज तक के लिए इतना ही। क्लियर है? थैंक यू क्लास।